नमस्कार। खबर ये है कि चाइनीज़ ऐप्स पर इंटरिम बैन जो लगाया गया है, उसके बाद सरकार ने अब ई कॉमर्स कंपनियों से कहा है कि जो भी वो माल होम डिलीवर करती हैं और बेचती हैं, उन पर कंट्री ऑफ ओरिजिन बताया जाए, यानी किस देश से उन्होंने ये माल इंपोर्ट किया है। तो इसे कहा जा रहा है कि चीन को टारगेट किया जा रहा है। इसे ये भी कहा जा रहा है कि चीन को नहीं, जहाँ जहाँ से भी माल आता है उस कंट्री ऑफ इंपोर्ट को उसका नाम बताएं। बहरहाल संकेत साफ है कि चीन से जो माल है उसको कम से कम चिन्हित, आइडेंटिफाई तो किया जा सके, उसकी शिनाख्त तो की जा सके। ये जो कंपनियां हैं, मैं आपको बता दूं, एक ऑनलाइन मीटिंग हुई सरकार और इन कंपनियों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच। इस पर 30 से ज़्यादा ई कॉमर्स कंपनियों के नुमाइंदे थे, वो शामिल हुए। ये हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जियो, शॉपस्टॉप, क्रोमा, स्नैपडील, लेंसकार्ट, पेटीए जैसी कंपनियां शामिल हैं इन कंपनियों में। ठीक है जी। तो इसके बाद अब ये है कि सोचा यही जा रहा है कि कहीं ये ट्रेड वॉर की तरफ तो नहीं ले जाएगा ये कदम। अगर ट्रेड वॉर की तरफ ले जाता है तो हमारे लिए इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए चीनी सामान को भी सरकार इसका जो इंपोर्ट है उसको महंगा कर सकती है, ये कहना है इकोनॉमिक टाइम्स का। अगर ऐसा होता है तो देश में बहुत सी सामान जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। और सूत्रों का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साधने के लिए सरकार किसी भी तरह से इंपोर्ट को कम करना चाहती है। सरकार की केवल चीन से ही इंपोर्ट करने की मंशा, कम करने की मंशा नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा। और इंपोर्ट कम करने के लिए सरकार शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म योजनाएं बना रही है। उधर दूसरी तरफ एक दूसरा स्कूल ये कहता है कि हमें अपने घर के दरवाजे बंद नहीं करने हैं, बल्कि हमने दुनिया के दरवाजे अपने लिए खोलने हैं। लिहाजा इसलिए जितने भी देश हैं उनके साथ ट्रेड में, व्यापार में हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिश्ता बनाए रखना होगा, बल्कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने की तरफ ध्यान रखना चाहिए। और एक रिपोर्ट आई है, ये प्राइस वाटरहाउस कूपर की रिपोर्ट है। उन्होंने एक ये कहा है कि सन 2050 में टॉप 10 इकोनॉमीज़ कौन सी होंगी, दुनिया की 10 अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो कौन सी होंगी जो शीर्ष पर होंगी। उसमें कुछ बड़े चौंकाने वाले नाम भी है, जैसे इंडोनेशिया का नाम है कि वो भी टॉप 10 में होगी। मेक्सिको का नाम है, वो भी टॉप 10 इकोनॉमीज़ में होगी। ब्राज़ील का नाम है कि वो भी टॉप 10 इकोनॉमीज़ में होगी। पहले नंबर पर चीन होगा, अमेरिका नहीं। अमेरिका सरक कर दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तीसरे नंबर पर भारत होगा। अब अगर चीन और भारत देश की जो पूरी दुनिया की जो टॉप 10 इकोनॉमीज़ हैं, ये प्राइस वाटरहाउस कूपर का कहना है, और दोनों पड़ोसी देश हैं, तो बजाय इसके कि आपस में ट्रेड वॉर शुरू कर दें, अपने अपने फैसले कर ले जो भी और पेंडिंग इश्यूज़ हैं, और बजाय इसके कि एक बार फिर नारेबाजी, जुमलेबाजी, राष्ट्रवाद का जो उसको अफीम की तरह इस्तेमाल किया जाए, बजाय इसके बेहतर यही है कि अगर ये दो मुल्क आपस में व्यापार भी करें तो ये दोनों मुल्क मिलकर दुनिया के एक बहुत बड़े व्यापार पर अपना वर्चस्व, अपना जो दबदबा है वो कायम रख सकते हैं, जो इस वक्त मौजूदा हालात में 8 जो पश्चिमी देश हैं उनके हाथों में है। बहरहाल अब देखना बाकी है कि ये माहौल जो इस वक्त है, इस वक्त क्या फ़ैसले लिए जाते हैं। क्या तुरंत चुनाव को देखते हुए कुछ फ़ैसले लिए जाते हैं या दूरगामी फ़ैसले लिए जाते हैं। ये तो एक प्रोजेक्शन है, सन 2050 की है कि 30 साल बाद ऐसा होगा। तो जो दूरगामी पॉलिसी नीति होती है वो ऐसे ही रखकर बनाई जाती हैं कि आने वाले सालों में क्या प्रोजेक्शन होगा, कि 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, 30 साल बाद क्या होगा। ये प्रोजेक्शंस होती हैं, ये प्रिडिक्शंस है, भविष्यवाणी नहीं होती। जैसे चुनाव के दिनों में सर्वेस किए जाते हैं और प्रोजेक्शन दी जाती है कि इस पार्टी को इतनी सीटें मिलना तय है, या इतनी सीटें मिल सकती हैं, या इतनी से लेकर इतनी तक मिल सकती हैं। बिल्कुल वैसे ही ये भी प्रोजेक्शन है। तो जहन में रखते हुए कि हमें लंबा चलना है, हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, इस वक्त जुमलेबाजी में और एक नकली जो एक भड़काया जाता है लोगों को, मतलब पेट्रियोटिज़म के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, वो ना करते हुए ज़रा सोच समझ के फ़ैसले लें कि हमें आगे 50 साल और क्या करना है। हमारी ये तजवीज़ है, सलाह है सरकार को। भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं राम माधव। ये आरएसएस से बीजेपी में आए हैं, जैसे बहुत से प्रचारक आरएसएस से बीजेपी में आए हैं, जिनमें हमारे प्रधान सेवक भी एक हैं। राम माधव ने IANS को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा मुमकिन है कि, मतलब मुमकिन नहीं, वो उनका साफ उन्होंने कहा है कि बीजेपी चाहती है कि सही वक्त पर जम्मू कश्मीर में
राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाए। वो राज्य का दर्जा जो आर्टिकल 370 हटाने के बाद यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया था, जम्मू और कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी, लद्दाख को दूसरी। तो उनका कहना है कि बीजेपी ये मानती है कि जल्दी से जल्दी राज्य वापस, स्टेटहुड वापस उसको दे दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद भी यूनियन टेरिटरी का दर्जा देते वक्त कहा था कि बहुत जल्द ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने की कोशिश की जाएगी। अब सवाल ये होता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे शुरू हो। तो राम माधव का कहना है कि बहुत सारे नेताओं को रिहा किया जा चुका है, और उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि बीजेपी चाहती है कि वो जनता और जो प्रशासन है उसके बीच ब्रिज का काम करे, पुल का काम करे। लेकिन जो बड़े नेता हैं पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के, वो अपने अपने घरों में बैठे हैं। दरअसल पूरे कश्मीर में पिछले, मैं घाटी की बात कर रहा हूँ, वैली की बात कर रहा हूँ, पिछले 5 अगस्त से जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है, जैसे एक खामोश किस्म का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है, असहयोग आंदोलन चल रहा है। और लोग वाकई में, जैसे सरपंचों का चुनाव हुआ था, लोग निकल कर सामने नहीं आए थे ज़्यादा। और ये भी उन्होंने कहा कि पीडीपी के साथ मिलकर सरकार इसलिए बनाई गई थी ताकि दोबारा चुनाव ना करवाने पड़े। अब चुनाव ना करवाने में ऐसी क्या दिक्कत थी? जब सन 96 में चुनाव हुए हमारे यहाँ, फिर सन 98 में चुनाव हुए, आम चुनाव, जब अटल बिहारी वाजपेयी बने प्रधानमंत्री दूसरी दफ़े। पहली दफ़े 13 दिन के लिए बने थे 96 में, फिर सन 98 में 2 साल के भीतर भीतर दोबारा चुनाव हुए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, फिर उससे अगले साल चुनाव हुए, एक ही साल के अंदर चुनाव हुए 1999 में। तो अगर दोबारा चुनाव करवाने पड़ते तो दोबारा करवा ही सकते थे, इतिहास रहा है। बहरहाल इन्होंने नहीं करवाए, और कश्मीर के लोगों में ये भी उस वक्त कहा था कि पीडीपी अपने कंधों पर बिठाकर बीजेपी को घाटी में ले आई है। उससे पहले बीजेपी का कोई वहाँ मौजूदगी नहीं थी, पीडीपी अपने कंधों पर बिठाकर बीजेपी को लाई है। और इस वक्त जैसे कि हालात ने बताया है, सब कुछ, मतलब ये सारी पार्टियां सहयोग कर रही हैं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, और अब सिर्फ बीजेपी पर ही सारा निशाना है। इसकी एक मिसाल ये है कि वसीम बारी नाम के एक नेता को, भारतीय जनता पार्टी के नेता को दहशतगर्दों ने मार दिया। वसीम बारी के साथ साथ, शेख वसीम बारी के साथ साथ उसके परिवार के 3 लोगों को भी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वसीम बारी बांदीपुरा ज़िले के बीजेपी अध्यक्ष भी रहे हैं। तो अब ये बात जो है, पहले जो नेता निशाने पर थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुआ करते थे, पीडीपी के हुआ करते थे, उसके अलावा कांग्रेस के भी हुआ करते थे, जब तक कांग्रेस का वहाँ कुछ रोल था, भूमिका थी। अब सिर्फ क्योंकि बीजेपी रह गई है, अब उसके नेता निशाने पर हैं। तीसरा पहलू ये है कि इस तरह का एक गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है उसके लिए हम खून बहा देंगे। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उसके अलावा जब हमने अक्साई चीन को अभी तक अपना इलाका माना है और पीओके को ये कर दिया और आर्टिकल 370 हटा दिया है, तो चीन को एक पिछला दरवाज़ा, क्या पिछला दरवाज़ा मिल गया है? क्या एक पिछला दरवाज़ा मिल गया है कश्मीर के मामले में भी दखल देने का? और ये जो बॉर्डर पर हो रहा है, क्या ये उसी का एक रास्ता मात्र है? मतलब एक रास्ता ये भी खोल दिया था कि कश्मीर के मामले को अब त्रिपक्षीय, कहाँ पहले हम कश्मीर को अपना अंदरूनी मामला मानते थे, पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद हमने कहा था कि नहीं हमारा अंदरूनी मामला है, फिर धीरे धीरे ये 2 तरफा मामला हुआ भारत और पाकिस्तान के दरमियान। अब चीन भी उसमें दखल दे सकता है। क्यों? क्योंकि जो मकबूजा कश्मीर है पाकिस्तान के कब्ज़े वाला, उसमें उसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और हमारे यहाँ बयानबाजी हो चुकी है कि उसके लिए हम अपना खून बहा देंगे। तो क्या चीन को एक चोर दरवाज़ा मिल रहा है कश्मीर के मसले में भी दखल अंदाजी का? ज़रा सोचने की बात है। मंदिर और विकास के मुद्दे पर आज एक नया नज़ारा देखने को मिला पूरे देश को, कि जब मंदिर से विकास को या तो गिरफ्तार किया गया या उसने आत्मसमर्पण किया, ये स्पष्ट नहीं है। विकास दुबे वही शख्स है जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या की थी, और वो भी AK-47 जैसे हथियारों के साथ। उसको पहले से ही खबर लग गई थी, किसी ने मुखबरी कर दी थी। बताया जा रहा है कि, और शक किया जा रहा है कि पुलिस
डिपार्टमेंट के भीतर से ही किसी ने उसको सूचना दी थी। उसके बाद वो यूपी में रहा, लेकिन यूपी की इंटेलिजेंस जो है, पुलिस की इंटेलिजेंस, उसको खबर तक नहीं थी कि वो कहाँ है। कुछ दिनों बाद वो हरियाणा पहुँचा। यूपी में बीजेपी की सरकार है, फिर हरियाणा पहुँचा। वो नेपाल भी जा सकता था वैसे तो, हरियाणा पहुँचा, वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है। और जहाँ वो रहा था, पुलिस वहाँ पर तब पहुँची जब वो वहाँ से फरार हो चुका था। फिर वो मध्य प्रदेश गया, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। कहते हैं पहले ग्वालियर गया, उसके बाद वो उज्जैन आया, और फिर वहाँ पर, अभी देखिए वर्जन्स अलग अलग आ रहे हैं। एक दुकानदार ने उसे पहचाना जहाँ पर उसने पूजा का सामान खरीदा। दुकानदार ने सिक्योरिटी गार्ड को बताया, सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि हाँ मैंने उसे पकड़ा। एक वर्जन ये है कि ये खुद सिक्योरिटी गार्ड के पास गया और अपना मास्क हटाकर बोला मैं विकास दुबे हूँ और पुलिस को खबर कर दो। ये बात और है कि क्लीन शेवन था, एकदम साफ़ सुथरा ताज़ा। और जो फोटोएं सामने आ रही हैं, अब वो सरेंडर की हैं या गिरफ्तारी की हैं, तो फुटेज सामने आ रही है। हाँ, उसमें एक टीम ने पकड़ा तो हुआ इसको, लेकिन जब वो मंदिर से बाहर निकल रहा है, वो सरेंडर करके निकल रहा है या गिरफ्तार करके उसको निकाला जा रहा है, इस पर एक आधिकारिक ऑफिशियल बयान आना बहुत ज़रूरी है। इतना तय है कि जितने सबूत थे वो मिटा दिए गए हैं, उसका घर तोड़ दिया गया है, उसकी जो गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ पर उसके लोगों की, उनको क्रश कर दिया गया है, ताकि जो रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़े क्राइम सीन को, जो एक आम सी प्रैक्टिस है। क्राइम सीन अब रिकन्स्ट्रक्ट नहीं हो सकता। उसके करीब 5 साथियों को मार दिया गया है जो सरकारी गवाह बन सकते थे, तो सरकारी गवाह भी नहीं, और अब वो जल्दी ही यूपी पुलिस के हाथों में पहुंच जाएगा। अब उसका इनकाउंटर होगा, कुछ लोग कह रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है सुरक्षित ज़िंदगी है वो जेल में बिताए, क्योंकि उसके पास बताने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है उसके पास बताने को। हमें चाहिए एक औपचारिक बयान यूपी सरकार की तरफ से, और ये तीनों प्रदेश की जो सरकारें हैं इनकी पुलिस की तरफ से इसका विश्लेषण होना ज़रूरी है। हमेशा की तरह विनोद दुआ शो का समापन एक कविता से। ये कविता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की है, गीतांजलि से ली गई है। जहाँ मन है बेखौफ और माथा है ऊंचा, जहाँ ज्ञान है मुक्त, जहाँ दुनिया बटी नहीं है छोटे छोटे खंडों में, जहाँ दुनिया बटी नहीं है छोटे छोटे खंडों में, तंग सोच की दीवारों में, जहाँ शब्द सब निकलते हैं सच की गहराई से, जहाँ बिना थके कोशिश हाथ बढ़ा रही है परिपूर्णता की ओर, मुकम्मल होने की ओर, जहाँ साफ सुथरे इंसाफ का झरना खोया नहीं है अपना रास्ता, जहाँ साफ सुथरे इंसाफ का झरना खोया नहीं है अपना रास्ता, वीरान रेगिस्तान की मौत जैसी रेत के टीलों में, मौत जैसे रेत के टीलों में, जहाँ दिल को नुमाइंदगी दे रहे हो तुम माने कुदरत, पिता बोलते हैं उसको गुरुदेव, जहाँ मन को नुमाइंदगी दे रहे हो तुम ही हमारे नेता हो, तुम ही हमारे अगुआ हो, ले जा रहे हो लगातार रोशन वजूद रफ्तार के रास्ते पर, ले जा रहे हो आज़ादी खुद मुख्तारी की जन्नत को। ऐसे ही माहौल में मेरे देश को जगाए रखो, ऐसे ही माहौल में मेरे देश को जगाए रखो। जो अंग्रेज़ी है वो ये है, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments of narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Inshallah. Namaskar.